वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं उनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपीजी के हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 16th क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में भूमि और भू राजस्व प्रणाली के प्रकार के संबंध में सही विकल्प चुनना है। सारे स्टेटमेंट देखेंगे। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट है, पोलश प्रकार की भूमि सर्वोच्च उत्पादन वाली भूमि होती थी। इस पर प्रति वर्ष खेती होती थी तथा वर्ष 2 बार फसल उत्पादन किया जाता था, एक वर्ष में 2 बार। सेकेंड है, चाचर प्रकार की भूमि, तो जिसे एक बार जोतने के बाद उत्पादन शक्ति पुनः संचय करने के लिए 1 साल या 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता था। थर्ड है, ऐसी भूमि जिस पर 3 या 4 साल अगर खेती ना की गई हो तो इसको परती कहा जाता था। फोर्थ स्टेटमेंट में बताया गया है, बंजर भूमि उसे कहते थे जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों तक खेती ना की गई हो। अब देखिए कौन सी खेती किस प्रकार की है, इसके बारे में आपकी जब कौन सी भूमि किस प्रकार की ये आप बताएंगे। तो देखिए इसमें कौन सा करेक्ट होगा। सबसे पहले देखिए पोलश प्रकार की भूमि, तो इसके बारे में कथन सही है कि वर्ष में 2 बार फसल उत्पादन हो रहा तो उस प्रकार की भूमि को मुगल काल में पोलश कहा जाता था। नेक्स्ट है, अब जो भूमि 1 या 2 साल के लिए छोड़ दी जाती थी, जो उसकी उत्पादन शक्ति उसको पुनः संचय करने के लिए, इसको परती भूमि कहा जाता था, चाचर नहीं कहते थे, तो ये गलत हो गया। और जो 3 से 4 साल जिस पर खेती ना की गई हो, इस प्रकार की खेती को कहते थे चाचर। क्लियर। अब देखिए ऐसी भूमि जिस पर 5 या 5 से अधिक वर्षों तक खेती ना की गई हो, ठीक है, इसको कहते थे बंजर। तो पहला और चौथा करेक्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 17th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में अर्थात क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, कृष्णा में प्रथम जूट मिल की शुरुआत,
भारत में इस्पात का पहला उत्पादन और बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल की शुरुआत। ये शॉर्ट्स में मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, डेली शॉर्ट्स भी फॉलो किया कीजिए क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके हल होते रहेंगे, कुछ ना कुछ आप डेली सीखने को पाएंगे। तो पहला है, भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का जो विकास है वो 1904 में हुआ था। रिसना में जो फर्स्ट जूट मिल स्टार्ट हुई थी वो 1855 को हुई। भारत में पहले इस्पात का जो उत्पादन है वो 1874 में शुरू हुआ और बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्टार्टिंग जो थी वो 1854 में हुई थी। करेक्ट आंसर देखिए 4231 है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 18th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना है। पहले हैं राधा कमल मुखर्जी, रमेश चंद्र मजूमदार, रामचरण शर्मा, आर्थर लेवलिन बाशम। इनकी बुक्स पूछी गई हैं जैसे कि अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, हिंदू कॉलोनीज इन द फॉरेस्ट, द वंडर दैट वाज इंडिया, अर्बन डीके इन इंडिया। इनको मैच करेंगे और राइट आंसर बताना है। चलिए देखते हैं कि करके। तो राधा कमल मुखर्जी की अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, तो ए का 1 हो जाएगा, हमें 3 ऑप्शंस में दिया गया है। फिर है रमेश चंद्र मजूमदार की हिंदू कॉलोनीज इन द फॉरेस्ट, रामचरण शर्मा की है अर्बन डीके इन इंडिया और एल बाशम की है द वंडर दैट वाज इंडिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का 1 है, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 है। 19th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी 1930 में, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी ने 1932 में पुणे में हरिजन सेवक संघ या सर्वेंट्स ऑफ हरिजन सोसाइटी की स्थापना की थी। थर्ड है, भीमराव रामजी अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर देखिए इसका होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में गलत विकल्प चुनना है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, अब बताना कौन सा गलत है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में स्वराज पार्टी का उल्लेख है। द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड मेनली बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास इन 1923। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए, पूना सेवा सदन की स्थापना श्रीमती रमाबाई रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1909 में हुई थी। तो देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा क्या है, इनकरेक्ट है, और हमसे पूछा भी इनकरेक्ट गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब आप सोचोगे कि मैम 1909 में ही तो पुणे में स्थापना हुई थी पूना सेवा सदन की, लेकिन यहाँ पर गलती क्या है। तो देखिए, पूना सेवा सदन की जो स्थापना है श्रीमती रामाबाई रानाडे और गोपाल कृष्ण देवधर द्वारा हुई थी, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बस यहीं पर गलती हो गई और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21st क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। सारे स्टेटमेंट देखिए एक करके। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। सेकंड है, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। थर्ड है, आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर चूज करेंगे और वो होगा ऑप्शन सी, मतलब तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 22वां प्रश्न देखिए, 1926 में स्थापित हुई थी नौजवान भारत सभा। अब इनमें से जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे। तो नौजवान भारत सभा याद रखिएगा कब इसकी स्थापना हुई, 1926 में। भगत सिंह, छबील दास, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद में से बताना है। देखिए, इसमें भगत सिंह थे, छबील दास भी थे, राजगुरु थे, चंद्रशेखर आजाद थे, जयपाल और यशपाल भी थे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। 23rd क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत 1826 में की थी। सेकंड है, राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तीसरा देखते हैं, भीमराव रामजी अंबेडकर ने 1925 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और फोर्थ है, केशव बलीराम हेडगेवार ने 1924 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। आपको ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे होंगे, लेकिन गलत है, क्योंकि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। सिर्फ डेट गलत है, इसके अलावा सब सही दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 25
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 1851 में स्थापित रहनुमाई मजदाइसन की स्थापना के सूत्रधार निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से कौन थे? पहले दादा भाई नौरोजी, सेकंड है नौरोजी फुरदोन जी, थर्ड है एस बंगाली और फोर्थ है बदरुद्दीन तैयब जी। इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें दादा भाई नौरोजी थे, नौरोजी फुरदोन जी थे, एस बंगाली थे। इसमें बदरुद्दीन तैयब जी नहीं थे। तो पारसियों के लिए एक धार्मिक सुधार संघ था रहनुमाई मजदाइसन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1851 में। किसने किसने की? दादा भाई नौरोजी थे, नौरोजी फुरदोन जी थे, एस बंगाली थे और जेबी वाचा थे। जेबी वाचा का भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उनसे रिलेटेड ऑप्शन है। पहला है बंग भाषा प्रकाशक सभा का जो गठन है वो 1836 में राजा राम मोहन राय के सहयोगी द्वारा की गई थी। सेकेंड है धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की थी। अब इनमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। 26 क्वेश्चन देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पेशवा और अंग्रेजों के बीच जो बसीन की संधि हुई, रंजीत और अंग्रेजों के बीच जो अमृतसर की संधि, सी रंगपट्टनम की संधि जो कि टीपू और अंग्रेजों के बीच हुई, और शिक्षा पर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अरेंज करने को दिया गया। मान लीजिए आपको सारी डेट नहीं पता है, तो आपको पता होना चाहिए चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र है वो तो याद होगा ना कि 1854 में, और इससे पहले ये सारी संधियां और लड़ाई हो चुकी थी। तो लास्ट में ऑप्शन 4 आएगा और वो हमारा ऑप्शन सी में दिया गया और हमें आंसर मिल गया। एक एक करके देखते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सभी जो स्टेटमेंट दिए गए हों या सभी जो इवेंट्स दिए गए हैं, घटनाएं दी गई उनकी आपको डेट आती हो, पर कोशिश कीजिए क्या ये आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो देखिए, पेशवा और अंग्रेजों के बीच जो बसीन की संधि हुई थी वो 1802 में हुई थी। ठीक है, जो अमृतसर की संधि है वो 1809 में हुई, और इसी रंगपट्टनम की संधि मैं इधर लिख दे रही हूँ, ये हुई थी 1792 में। किसके बीच? टीपू और अंग्रेजों के बीच हुई थी। 3124 डेट अब याद रखिएगा, इनकी तो डेट आपको नहीं भूलनी है। 27 क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है, वायसराय हैं और उनका पीरियड ऑफ टेन्योर दिया गया है। डफरिन, वेवेल, माउंटबेटन, लिनलिथगो। मैं नहीं कहती आपको सारे आते होंगे, पर आपको याद होगा माउंटबेटन, और माउंटबेटन प्लान जो है वो हमारे जब भारत आज़ाद हो रहा था उसके आसपास की बात है। ठीक है, तो माउंटबेटन का जो समय है वो क्या हो जाएगा? तो 1947 से 1948। हमें सी का थर्ड मिला है और ये हमें दो ऑप्शंस में दिए गए हैं। हम लोग के पास अब दो ऑप्शन बचे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद याद करो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में। उस समय किसका कार्यकाल था? तो डफरिन का था। तो डफरिन मिल गया ना। अब हमें एक और ऑप्शन मिल गया, ए का 1। देखिए अब कहाँ पर हमें ऑप्शन सी मिल गया आंसर। एक दो चीज़ें भी आप कोशिश कीजिए याद करके और रिलेट करने की, जरूरी नहीं है सब याद हो, इसलिए मैं क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना वो भी बताना चाह रही हूँ। वेवेल का देखिए, तो वेवेल का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1944 टू 1947। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला लिनलिथगो का समय आपको पता ही चल जाएगा, 1936 से 1944, और राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब देखिए 28वां क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। कारखाना अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। बताइए कौन सा करेक्ट होगा? ठीक है, मतलब इसमें से जो ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर भी मैं नहीं कहूँगी आपको सारे पता होंगे, पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म तो आपको याद होगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1919 में आया था ना, और इसके साथ ही भारतीय परिषद अधिनियम पता होगा कि 1892 में आया था। दो चीज़ें पता चल गई। फोर्थ का पता है, उन सेकंड के बाद ही ये फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो हमें किन किन ऑप्शंस में, देखिए ये गलत हो गया क्योंकि इसमें फोर्थ के बाद सेकंड दिया गया, तो एक ऑप्शन हमने हटा लिया। कारखाना अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा कि ये किसके समय पर आया था? लिटन के समय पर, तो 1878 में। हमें और तीसरा ऑप्शन भी मिल गया। ठीक है, तो कैसे हो गया? अब इनको अरेंज कर लेंगे इतने को ही तो भी पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ 1881 में क्या आया था? फैक्ट्री एक्ट आ गया था। राइट आंसर होगा 3124, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए ना आते हुए भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला, सती प्रथा का निषेध।
1855 में दिया गया। बिहार में संथाल विद्रोह 1829, बंगाल का विभाजन 1905, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना और साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा 3 फरवरी 1928। और बहुत इजी प्रश्न है, मैं नहीं कहूँगी ये टफ है, क्योंकि ये सब शॉर्ट्स में, क्वेश्चंस में, क्लासेस में कई बार पढ़ाया जा चुका है। सती प्रथा का निषेध कब हुआ? 1829 में हुआ। बिहार में संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। 1855-56 के बीच हुआ था ना। मैंने अभी पिछली क्लास में ही समझाया था कि ये हुआ था जब भी आपका 1857 का रिवोल्ट था, ठीक उससे पहले याद कर लीजिए संथाल विद्रोह को, और नील विद्रोह ठीक उसके बाद हुआ था, तो याद आ जाएगा। बंगाल का विभाजन सही दिया गया है, ठीक है। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था, मुंबई में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 3, 4 एंड 5 आर करेक्ट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पॉज कीजिए और अपना आंसर देख लीजिए। सबसे पहले सही विकल्प बताना है कौन सा है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में, सही दिया गया है। श्री नारायण गुरु द्वारा केरल में एक धार्मिक सुधार आंदोलन इझावा आंदोलन शुरू किया गया था, कब? 1888 में, ये भी सही है। इझावा आंदोलन याद रखिएगा, धार्मिक सुधार आंदोलन था। धोंदो केशव कर्वे ने अनाथ बालिकाओं की देखभाल और शिक्षा के उद्देश्य से 1900 ईस्वी में अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी, ये भी सही है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। मैं बोल रही हूँ कि आप जो भी क्लासेस कर रहे हैं टेस्ट सीरीज खासकर, तो इनको रिवाइज भी करते रहिए। प्लेलिस्ट में क्लासेस में ऐड करते जा रही हूँ और ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट देख रहे हैं, पहले लगता था कि क्वेश्चन टफ है, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट है, लेकिन जिन्होंने भी अभी पिछला पीसीएस का पेपर दिया है या आरओ का पेपर दिया, उनको सही से पता होगा कि ये पेपर कैसा आया था और ये आपको हेल्प करेगा कि नहीं। तो एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज लगाइए। ऐसे और भी क्वेश्चन आप एक साथ सॉल्व करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज या पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। लेकिन मेरे साथ जो कर रहे हैं उसके लिए रिवाइज करते रहिए, ठीक है। कंप्लीट कोर्स आपको एक जगह मिल जाएगा, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते रहिए, और उसी का पार्ट है चैनल जिसपे मैं आपके आरओ एग्जाम और यूपीपीसीएस प्री के लिए आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।